हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा क्वांटम संख्याओं के बारे में कि ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि क्वांटम संख्या वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों के लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से बनते हैं उन सारी चीजों को मैं आप लोगों के लिए सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से बनते हैं और आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है। ठीक है ना। ये क्वांटम संख्या वाला जो आप लोगों का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से आप लोगों के लैब असिस्टेंट के पेपर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्वांटम संख्याओं की आप लोगों के लिए डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से बनते हैं और आप लोगों को जवाब किस तरीका से देने हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि लैब असिस्टेंट के जो पेपर में यहां से क्वांटम संख्याओं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप लोगों को जवाब किस तरीका से देना है। ठीक है ना। जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो पूरे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना। एक ट्रिक बता दूंगा, एक ट्रिक से आप लोगों के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, उस एक ट्रिक से जितने भी आप लोगों के क्वांटम संख्या के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरीका से हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देना। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने आप लोगों के फ्रेंड हो सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसके लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए क्वांटम संख्या की डेफिनेशन बता देता हूं कि आखिरकार क्वांटम संख्या की क्या डेफिनेशन होती है, कितनी क्वांटम संख्या हम लोगों को पढ़नी है, या क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो, डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं। तो देखो, आप लोगों के लिए मैंने परमाणु संरचना बताई थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई थी। उस परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को पता नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है, जिसमें कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों ओर जो कोष होते हैं, सेल होते हैं, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बस एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए चार क्वांटम संख्या दी गई थी। वो चार क्वांटम संख्या कौन कौन सी हैं अभी मैं आप लोगों के सामने लिख दूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं। देखो, आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों की कौन होती है, परमाणु संरचना, जिसमें कौन होती है, सेंटर पॉइंट में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर जो सेल होते हैं उनमें कौन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बस ये जो आप लोगों का परमाणु होता है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, परमाणु की संरचना। ठीक है ना। तो इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए चार नियतांकों की आवश्यकता होती है, चार कांस्टेंटों की आवश्यकता होती है, जिनको हम किन के नाम से जानते हैं, क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एक होती है, अभी लिख दूंगा मैं आप लोगों के सामने, एक होती है आप लोगों की मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे नंबर की होती है आप लोगों की डिगंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है आप लोगों की चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी होती है आप लोगों की चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्किम क्वांटम नंबर। अभी मैं आप लोगों के सामने चारों को लिख दूंगा, चारों के सिंबल लिख दूंगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद उसका डिटेल से डिस्कशन करूंगा। एक बार डेफिनेशन को फिर से बता देता हूं। तो देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वांटम संख्याओं की क्या डेफिनेशन होती है कि एक परमाणु के अंदर, ध्यान से समझना, एक परमाणु के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए चार नियतांकों की आवश्यकता होती है, चार कांस्टेंटों की आवश्यकता होती है, जिनको हम किन के नाम से जानते हैं, क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चार क्वांटम संख्या कौन कौन सी अभी बता दी, और मैं अभी बोर्ड पर लिख देता हूं, जिससे कि आप लोग देख लेना और याद कर लेना कि चार क्वांटम संख्या आप लोगों की कौन कौन सी है। तो चलो ठीक है, मैं चारों क्वांटम संख्याओं को बोर्ड पर लिख देता हूं। ठीक है। देखो, जो आप लोगों की पहली क्वांटम संख्या होती है, ठीक है ना, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। मैं लिख देता हूं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती है। ठीक है ना। क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती हैं, क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। पता होना चाहिए आप लोगों को क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। पहली क्वांटम संख्या होती है, वो होती है आप लोगों की मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है ना। इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं, किसको, मुख्य क्वांटम संख्या को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। दूसरी होती है आप लोगों की दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको हम शो करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है ना। इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से, ठीक है ना। तीसरी होती है आप लोगों की चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको हम शो करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से शो करते हैं, ठीक है ना। किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। और जो चौथे नंबर की क्वांटम संख्या है वो आप लोगों की चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको हम शो करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम शो करते हैं स्मॉल एस से। तो इधर देखो बोर्ड की तरफ देखो, मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, क्या जो क्वांटम संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होती है, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति आदि सारी चीजों का पता लगाने के लिए चार नियतांकों की आवश्यकता होती है, चार कांस्टेंटों की आवश्यकता होती है, जिनको हम किन के नाम से जानते हैं, क्वांटम संख्याओं के नाम से। वो चार क्वांटम संख्या आप लोगों की कौन कौन सी है, बोर्ड पर आप लोगों के सामने। पहली क्वांटम संख्या कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है ना। अभी डिटेल से डिस्कशन करूंगा, जब देख लेना सारी चीजों को। दूसरी क्वांटम संख्या आप लोगों की दिगंशी क्वांटम संख्या मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से शो करते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या आप लोगों की चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से शो करते हैं, ठीक है ना। और चौथे नंबर की जो क्वांटम संख्या है वो आप लोगों की है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं किसका करूंगा, मुख्य क्वांटम संख्या का। फिर पूरी मुख्य क्वांटम संख्या के जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंटों का डिस्कशन करने के बाद फिर दिगंशी क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर चक्रण क्वांटम संख्या। उसके बाद एक क्वांटम संख्या की थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इनके क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन ध्यान में रखना बेटा, बहुत ही ज्यादा ट्रिक से करवाऊंगा। एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि आप लोग कैसे भी क्वांटम नंबर निकाल दोगे, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आप लोग क्वांटम नंबर निकाल दोगे। एग्जाम में किसी भी तरीका से क्वेश्चन आए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो इसको तो मिटा देता हूं, और सबसे पहले मैं जो डिस्कशन करता हूं वो किसके बारे में करता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कशन किसके बारे में करूंगा मैं, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देख लो, कर लेते हैं डिस्कशन मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो देखो, मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं। अब देखो, इसके कुछ पॉइंट है, पहले उन पॉइंटों को लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या किसके द्वारा दी गई थी, बोर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है ना। आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या किसके द्वारा दी गई थी, बोर के द्वारा दी गई थी। मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं। स्मॉल एन क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करता है, यह इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करता है, कोष का निर्धारण करता है।
निर्धारण करता है, ये इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करता है। चौथा पॉइंट हो गया आप लोगों का स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन का मान 1 से लेकर, स्मॉल एन का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन जीरो नहीं होता। 5वें नंबर का आप लोगों का पॉइंट हो गया कि एन के इन मान, एन के इन मानों को, एन के इन मानों को, एन के इन मानों को के, एल, एम, एन आदि कोषों से प्रदर्शित करते हैं, 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 प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट हो गया आप लोगों का कोषों में, अगले पॉइंट हो गया आप लोगों का 6 नंबर का कोषों में, कोषों में अधिकतम, कोषों में अधिकतम, अधिकतम कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार, 2n स्क्वायर सूत्र के अनुसार होती है, सूत्र के अनुसार होती है, मतलब फॉर्मूला का अकॉर्डिंग होती है, सूत्र के अनुसार होती है, सूत्र के अनुसार होती है, ठीक है ना, सूत्र के अनुसार होती है। अगला लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हो गया आप लोगों का 7वें नंबर का कि जब स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन का मान बढ़ने पर, स्मॉल एन का मान बढ़ने पर, स्मॉल एन का मान बढ़ने पर ऊर्जा तथा आकार, ऊर्जा तथा आकार दोनों बढ़ते हैं, दोनों बढ़ते हैं, ऊर्जा तथा आकार दोनों बढ़ते हैं, अर्थात, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा तथा आकार, ऊर्जा तथा आकार दोनों का निर्धारण करती है, 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 ठीक है ना। अब मैं इसको आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, सबसे पहले जो क्वांटम संख्या है उनमें मैं कौन सी क्वांटम संख्या ले रहा हूं, मुख्य क्वांटम संख्या ले रहा हूं, अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ले रहा हूं। ध्यान से समझ के चलना, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो मुख्य क्वांटम संख्या थी वो किसके द्वारा दी गई थी, बोर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि कौन सी क्वांटम संख्या कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। तो मुख्य क्वांटम संख्या बोर नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं मैं इनको एक्सप्लेन करने से पहले कि आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, देखो मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात बोल रहा हूं, आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के पास में टाइम कम है, ठीक है ना। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करो और जो क्वांटम संख्या कोई भी टॉपिक हुआ आप लोगों का, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। जैसे कि मैंने जितनी भी चीजें लिखी है शॉर्ट नोट्स में लिखी है, आप लोगों को पता लग गया कि भाई जो मुख्य क्वांटम संख्या बोर के द्वारा दी गई थी या कोई भी टॉपिक हुआ, जैसे ही आप लोगों को पता लगे यार सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, उसको तुरंत ही कॉपी में आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप लोग रिवाइज करोगे तब आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो बहुत काम आएंगे आप लोगों के, ठीक है ना। और ये बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। फालतू चीज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई भी नहीं पढ़ा रहा हूं। जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है मैं उन्हीं टॉपिकों पर फोकस कर रहा हूं जहां से आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं केमिस्ट्री का आप लोगों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि केमिस्ट्री में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। आप लोगों को तो बस राजस्थान जीके पर फोकस करना है, ठीक है ना, फिजिक्स पर फोकस करना है, बॉटनी जूलॉजी के जो भी टॉपिक दे रखे हैं उन पर फोकस करना है। और सब्जेक्ट कोई सी हो, चाहे वो राजस्थान जीके हुई, चाहे फिजिक्स हुई, बॉटनी हुई, जूलॉजी हुई, आप लोगों के जो सिलेबस में दे रखी है ना चीजें, उन्हीं चीजों को पढ़ो आप लोग, फालतू चीजें मत पढ़ो। समझने आई है? केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आप लोगों के टॉपिक दे रखे हैं जो लेवल असिस्टेंट के सिलेबस में, उन्हीं चीजों पर मैं फोकस कर रहा हूं, फालतू किसी भी चीज पर फोकस मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं फालतू चीजों पर फोकस करूंगा तो आप लोगों को पता, आप लोगों के पास में टाइम भी कम है, ठीक है ना, और फालतू चीजों से क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, तो मतलब क्या हुआ। इसलिए जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे ना उन्हीं चीजों को पढ़ो आप लोग, और मैं उन्हीं चीजों को पढ़ा रहा हूं, चाहे वो आप लोगों की केमिस्ट्री हुई, फिजिक्स हुई, राजस्थान जीके हुई, बॉटनी हुई या जूलॉजी हुई, आप लोगों की जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है उन्हीं चीजों को पढ़ो। क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम नहीं है, ठीक है ना, और आप लोग वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनने, तो फिर मतलब क्या हुआ।
बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते रहो। एक बार फिर से बता देता हूं, मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है ना। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी? बोर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये मुख्य क्वांटम संख्या दी गई थी। इसको हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से शो करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि स्मॉल एन किसको शो करता है? कोषों की संख्या को शो करता है। तो देखो, यह इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करती है भाई। जो आप लोगों का स्मॉल एन है वो किसका निर्धारण करता है? कोषों का निर्धारण करता है। मतलब जो कोषों को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है। स्मॉल एन का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना स्मॉल एन का मान कभी भी जीरो नहीं होता। क्योंकि एक बात होता है यार, कोषों की संख्या जीरो थम हो सकती है। अरे कोष का मतलब ये तो होता है कि परमाणु के पास में जितने भी होते हैं, ये जो नाभिक के पास में होते हैं, सब कोष ही तो होते हैं। तो कोषों की संख्या जीरो होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये आप लोगों का स्मॉल एक एन हो गया, ये आप लोगों का 2 हो गया, ये एन 3 हो गया, ये आप लोगों का एन बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आ गई ना। ये कौन हो गई? आप लोगों की नाभिक हो गई। ये कौन हो गई? आप लोगों की न्यूक्लियस हो गई। और ये भी जितने भी आप लोगों के कोष है, कौन है? सेल है, जिनको हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? के एल एम एन, के एल एम एन, ठीक है ना। और इस तरीका से जैसे जैसे कोष बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के सिंबल भी बढ़ते जाएंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए ध्यान में रखना कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, अर्थात जो स्मॉल एन का मान होता है, ये 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना कभी भी जीरो नहीं होता। ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना कि स्मॉल एन का मान 1 से लेकर अनंत तक जा सकता है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होता। और इनके मानों को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, एन के इन मानों को हम क्या बोलते हैं? के एल एम एन ओ आदि कोषों से प्रदर्शित करते हैं। हो गई ना मेरी बात आप लोग समझ में कि एन बराबर 1 लिखोगे तो वो कौन सा कोष हुआ? के कोष हुआ। एन बराबर 2 लिखोगे तो वो कौन सा कोष हुआ? एल हुआ। एन बराबर 3 लिखा तो वो कौन सा कोष हो गया? एम हो गया। एन बराबर 4 तो एन। इस तरीका से आप लोग को कोष से बढ़ते जाएंगे। बात समझ आगे ना। तो देखो, ये तीसरा पॉइंट आप लोग कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। एन का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता। चलो ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। अच्छा, कोषों जो आप लोगों के एन के मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है, एन के मानों को हम किससे शो करते हैं? के एल एम एन। ये आप लोगों के लिए बता दिया। अब अगला पॉइंट है आप लोगों के कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र के अनुसार होती है, 2n² फॉर्मूला के अनुसार होती है। ये कैसे होती है अभी बता देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, 2n²। एन यहां पर किसको शो कर रहा है? कोषों की संख्या को शो कर रहा है। अरे भाई सही बात तो है, 2n²। यहां पर n किसको शो कर रहा है? कोषों की संख्या को तो शो कर रहा है। अगर यहां पर आप लोग 1 रखोगे तो देखो, यहां पर अगर आप लोग 1 रखोगे तो कितना आएगा? आप लोगों का 2 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कोष में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहले कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। अरे भाई सही है ना। फॉर्मूले में आप लोग जब 1 रखोगे तो आप लोगों का कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब पहले कोष में मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किसके अनुसार? 2n² फॉर्मूला के अनुसार। ये बातें कौन सा साइंटिस्ट बोल रहा है? बोर नाम का साइंटिस्ट बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर n बराबर क्या रख दो? 2 रख दो। n बराबर 2 लिखोगे तो क्या आएगा आप लोगों का? n बराबर 2 लिखोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं आप लोगों के। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं आप लोगों के? 8 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, तीसरे कोष की बात करता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो यहां पर 3 लिख दो तो यहां पर कितना आ जाएगा आप लोगों के लिए? 18 आ जाएगा। तीसरे कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आप लोगों के? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है ना। और चौथे के अंदर कितने हो जाएंगे? यहां पर 2 रख दो, यहां पर 4 रख दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 32 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चौथे कोष में आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हो सकते हैं? 32 हो सकते हैं। फिर इस तरीका से जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं? 2। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 8। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 18। और चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं? 32 भर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले के अनुसार? 2n² फॉर्मूले के अनुसार। और ये फॉर्मूला कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? बोर नाम के साइंटिस्ट ने। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसीलिए आप लोगों के कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र के अनुसार होती है, 2n² सूत्र के अनुसार होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग क्लियर। अब आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है 7वें नंबर का। 7वें नंबर का पॉइंट ये है, एक बात बताओ यार मेरी बात,
कि अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है तो कॉमन सी बात है आकार बढ़ रहा है। अरे भाई सही बात है, पहले इसका आकार यहां था क्योंकि कोषों की संख्या 1 थी, ठीक है ना। जैसे ही कोष बढ़ा आकार और बढ़ गया, और कोष बढ़ा आकार और बढ़ गया, और कोष बढ़ा आकार और बढ़ गया। इसका मतलब ये निकला कि अगर स्मॉल n का मान बढ़ेगा या कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा व आकार दोनों का निर्धारण करती है। तो देखो स्मॉल n का मान बढ़ने पर ऊर्जा तथा आकार दोनों बढ़ते हैं, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा तथा आकार दोनों का निर्धारण करती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और ये होती है आप लोगों की मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिए। एक एक पॉइंट को बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट का क्या मतलब होता है। किसी भी पॉइंट में रट्टा मत मारना, क्योंकि मैंने एक पॉइंट को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है कौन से पॉइंट का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गई ना। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, स्मॉल n का मान कभी भी 0 नहीं होता। अर्थात ये हुआ कि जो आप लोगों की कोषों की संख्या होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है। 1 से लेकर अनंत तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेकिन 0 कभी भी नहीं होती। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये मुख्य क्वांटम संख्या खत्म होती है। अब मैं दूसरे नंबर की क्वांटम संख्या लेता हूं जिसका नाम है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। उसको हम किससे शो करते हैं? स्मॉल l से। तो चलो ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं। दूसरी हो गई आप लोगों की दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना। दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम किससे शो करते हैं? स्मॉल l से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल l से शो करते हैं। चलो ठीक है, इसके भी पॉइंटों को लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो देखो दिगंशी क्वांटम संख्या कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी? सोमरफील्ड के द्वारा, ठीक है ना। दिगंशी क्वांटम संख्या कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी? सोमरफील्ड के द्वारा, ठीक है ना। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल l से शो करते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्मॉल l है आप लोग, ये किसको शो करता है? उपकोष को, ठीक है ना। यह उपकोष, यह उपकोष की ऊर्जा व आकृति, यह उपकोष की ऊर्जा व आकृति के बारे में बताती है। आकृति के बारे में बताती है, बारे में बताती है, आकृति के बारे में बताती है, ठीक है ना। यह उपकोष की ऊर्जा व आकृति के बारे में बताती है। चौथा पॉइंट है आप लोगों का कि स्मॉल l के मान, स्मॉल l के मान, स्मॉल l के मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं, n-1 तक हो सकते हैं, n-1 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। 0 से लेकर कहां तक हो सकते हैं? n-1 तक हो सकते हैं। अर्थात ये हुआ, अर्थात स्मॉल l का मान, स्मॉल l का मान हमेशा स्मॉल n से कम होता है, स्मॉल n से कम होता है, ठीक है ना। स्मॉल n से कम होता है। चलो ठीक है, अगला आप लोगों का ये चौथा हो गया। अब मैं 5वें नंबर के पॉइंट के बारे में डिस्कशन करता हूं, ठीक है ना। तो देखो जो आप लोगों के l के मान है, l के इन मानों को s p d f उपकोषों से प्रदर्शित करते हैं, उपकोषों से प्रदर्शित करते हैं। और जो आप लोगों के छठे नंबर का पॉइंट है वो आप लोगों का ये है कि एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों की ऊर्जाओं का क्रम निम्न होता है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? ns की होती है। ये बढ़ता हुआ क्रम लिख रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों की किसकी होती है? np की होती है। उसके बाद आप लोगों की किसकी होती है? nd की। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो कौन से ऑर्बिटल की होती है? आप लोगों की
f ऑर्बिटल की होती है, मतलब f उपकोष की होती है, ठीक है ना। अब देखो अगले पॉइंट के लिए मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो उस पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए वैसे बोल दूंगा। वैसे भी उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। वो पॉइंट क्या है अभी उसका नंबर आगे जब बता दूंगा। वो पॉइंट कौन सा है आप लोगों का, ये कितने हो गए 6, वो पॉइंट है आप लोगों का 7वें नंबर का, जिसको मैं आप लोगों के लिए बोल दूंगा। तो पहले इधर देखिए, ध्यान से देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों की दिगंशी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है ना। तो दिगंशी क्वांटम संख्या सोमरफेल्ड द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा दी गई थी, सोमरफेल्ड द्वारा, ठीक है ना। इस दिगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से शो करते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के चलना। अब आप लोगों को पता है कि ये जो स्मॉल एल होता है ना आप लोगों का, स्मॉल एल, ये किसको शो करता है, उपकोष को शो करता है, सब सेल को शो करता है। जिस तरीका से स्मॉल एल कोष को शो करता है, उसी तरीका से स्मॉल एल उपकोष को शो करता है, सब सेल को शो करता है। जैसे कि आप लोगों को पता, हम लिखते नहीं है ना एस पी डी एफ, फिर हम क्या लिखते हैं कि भैया इसके लिए स्मॉल एल बराबर क्या होता है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। इसका मतलब ये 4 तो कौन हो गए आप लोगों के, उपकोष हो गए, ठीक है ना। ये 4 आप लोगों के कौन से हो गए, उपकोष हो गए। और इन चारों के लिए स्मॉल एल के मान आप लोगों के ये होते हैं। एस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना होता है 2 और एफ के लिए कितने होते हैं 3। ध्यान में रखना आप लोग कि जो कोष होते हैं, सेल होते हैं, उसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है ना। ये तो किसका सिंबल हो गया, कोषों का। लेकिन जो उपकोष होते हैं, सब सेल होते हैं, जैसे कि एस पी डी एफ, इनको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से शो करते हैं। और मैंने क्या बात बताई थी अभी आप लोगों के लिए कि जो आप लोगों का स्मॉल एल है, इसका मान 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है, लेकिन आप लोगों को पता है स्मॉल एन का मान कभी भी 0 नहीं होता है। इसीलिए इसकी शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है, और इसकी शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है। अभी लिखा तो है स्मॉल एन बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 जितने भी हो सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन जब बात मैं इसकी उपकोष की करता हूं, सबसेल की करता हूं, तो स्मॉल एन बराबर शुरुआत किससे होगी, 0 से होगी। तो 0 1 2 3। इसीलिए मैंने क्या बात बोली है कि स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है, किससे, स्मॉल एल से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस स्मॉल एन का मान हमेशा ज्यादा होता है, किससे, स्मॉल एल से। इसलिए इसकी शुरुआत कहां से हुई है, 1 से, और इसकी शुरुआत कहां से हुई है, 0 से हुई है। स्मॉल एन का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन स्मॉल एल का मान 0 हो सकता है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो देखो ये स्मॉल एल किसको शो कर रहा है, उपकोष को शो कर रहा है। तो देखो यह उपकोष की ऊर्जा व आकृति के बारे में बताती है। स्मॉल एल किसको शो करता है, उपकोष को शो करता है। क्या बताती है ये बताती है आप लोगों के ऊर्जा व आकृति के बारे में बताती है कि भाई एस की आकृति क्या होती है, गोलाकार, पी की क्या होती है, डबलाकार, डी की क्या होती है, डबल डबलाकार, और एफ की आकृति क्या होती है, जटिल होती है। ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए करवा दिए, ठीक है ना। तो ये सभी आप लोगों के कौन होते हैं, उपकोष होते हैं भाई। एस पी डी एफ सब क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। तो उनकी आकृति के बारे में बताती है, ठीक है ना। तो यह उपकोष की ऊर्जा व आकृति के बारे में बताती है। यह आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप लोगों के लिए बता दिया कि एल के मान 0 से लेकर कहां तक हो सकते हैं, n-1 तक हो सकते हैं। अर्थात ये हुआ कि एल का मान हमेशा n से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई, अभी एक्सप्लेन कर दे इस पॉइंट को, कर दो क्लियर, ठीक है ना। अब 5वें नंबर का पॉइंट आप लोगों को यह है कि स्मॉल एल के इन मानों को हम किससे शो करते हैं, एसपीडी उपकोषों से। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर स्मॉल एल बराबर 0 लिखोगे तो वो कौन से उपकोष के लिए हुआ, एस के लिए हुआ। अगर 1 लिखोगे तो वो किसके लिए होगा, पी के लिए। अगर 2 लिखोगे तो वो किसके लिए हुआ, डी के लिए हुआ। और 3 लिखोगे तो वो किसके लिए हुआ, एफ के लिए हुआ। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आ गई ना, स्मॉल एल के इन मानों को हम किससे शो करते हैं, एसपीडी उपकोषों से शो करते हैं। चलो ठीक है। अब आप लोगों का ये जो 6ठे नंबर का पॉइंट है, इसमें ये भाई कि एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों में जो ऊर्जाओं का क्रम होता है, वो सबसे ज्यादा किसका होता है, एफ ऑर्बिटल का। क्योंकि आप लोगों को पता है एफ ऑर्बिटल होती है वो नाभिक के बिल्कुल पास में होती है। और जो ऑर्बिटल नाभिक के पास में होती है, कॉमन सी बात है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप लोगों को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल नाभिक के बिल्कुल पास में होती है, उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और अट्रैक्शन फोर्स काम करने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना।
फिर किसके लिए उससे कम सबसे ज्यादा किसके लिए देनी पड़ेगी, एफ के लिए, उससे कम किसके लिए देनी पड़ेगी, डी के लिए, उससे कम किसके लिए देनी पड़ेगी, एफ के लिए, और सबसे कम किसके लिए देनी पड़ेगी, एस के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है वो बाह्यतम कक्षक होती है और उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम काम करता है। इसलिए आप लोगों को पता है कि सबसे पहले अगर किसी का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एस ऑर्बिटल का निकलता है, और सबके बाद में अगर किसी का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो एफ ऑर्बिटल का निकलता है। क्योंकि एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तभी तो हम बोलते हैं कि एफ ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक, इंटरनल ऑर्बिटल बोलते हैं हम लोग। क्योंकि आप लोगों को पता है एफ ऑर्बिटल होती है बिल्कुल न्यूक्लियस के नाभिक के पास में होती है। बात समझ में आ गई ना। इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एफ ऑर्बिटल की, उससे कम डी की, उससे कम पी की, और सबसे कम किसकी होती है, एस की। क्योंकि एस ऑर्बिटल होती है नाभिक से दूर होती है, दूर होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही कम काम करता है। इसलिए उसके इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, एनर्जी हमको कम देनी पड़ती है। समझ में आ गई, चलो ठीक है। और ये जो आप लोगों का 7वें नंबर का पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप लोगों का ये आकृति के बारे में बता रहे, जो अभी मैंने पॉइंट बोला था कि भाई एस की, भाई आप लोगों को पता है कि ये दिगंची क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बता रही है, ठीक है ना। तो उसकी आकृति भी बता रही है। तो क्या आकृति बता रही है कि भाई एस उपकोष की आकृति क्या होती है, गोलाकार, पी की क्या होती है, डमलाकार, डी की क्या होती है, डबल डमलाकार, और एफ की आकृति क्या होती है, जटिल होती है। क्योंकि एफ ऑर्बिटल नाभिक के पास में होने की वजह से उसकी आकृति को हम नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, जटिल बोलते हैं। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों की दिगंची क्वांटम संख्या भी खत्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुख्य क्वांटम संख्या खत्म हुई, बोर के द्वारा दी गई थी। दिगंची क्वांटम संख्या भी आप लोगों की खत्म हो गई, किसके द्वारा दी गई थी, सोमरफेल्ड के द्वारा। चलो ठीक है, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देख लो चुंबकीय क्वांटम संख्या को भी आप लोग, अब मैं तीसरी हेडिंग ले लेता हूं आप लोगों के लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से शो करते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिख देता हूं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जीमान नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, जीमान नाम के साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है ना। ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से शो करते हैं। ये क्या काम करती है, ये कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है। यह कक्षकों के, यह कक्षकों के, यह कक्षकों के, यह कक्षकों के विन्यास का निर्धारण करती है। विन्यास का निर्धारण करती है मतलब कॉन्फ़िगरेशन का निर्धारण करती है। यह कक्षकों के विन्यास का निर्धारण करती है। यह कक्षकों के विन्यास का निर्धारण करती है, ठीक है ना। अगला जो आप लोगों का चौथे नंबर का पॉइंट है वो आप लोगों का ये है कि किसी उपकोष में, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2l+1 होती है, 2l+1 होती है। ये फॉर्मूला है आप लोगों को, 2l+1 होती है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट हो गया आप लोगों का 5वें नंबर का कि प्रत्येक कक्षक में, प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों का 6 नंबर का पॉइंट हो गया। स्मॉल एम के मान -m से 0+m तक हो सकते हैं, +m तक हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला आप लोगों का जो 6 नंबर का पॉइंट हो गया, 7वें नंबर का जो पॉइंट हो गया वो हो गया आप लोगों का m का प्रत्येक मान, मतलब स्मॉल m का प्रत्येक मान एक कक्षक को बताता है, एक कक्षक को बताता है,
एक कक्षक को बताता है, एक कक्षक को बताता है। चलो ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोगों का ये हो गया कि एक ही उपकोष के सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, जिनको हम किन के नाम से जानते हैं, समवरज कक्षकों के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एक एक पॉइंट को अब मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा फोकस मेरी तरफ रखना। अभी मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखो, तो देखो तीसरे नंबर की जो क्वांटम संख्या वो अपनी कौन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसके द्वारा दी गई थी, जीमान नाम के साइंटिस्ट द्वारा। चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, जीमान नाम के साइंटिस्ट द्वारा। एक एक क्वांटम संख्या का आप लोगों को पता होना चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या बोर के द्वारा दी गई थी, दिगंशी क्वांटम संख्या सोमरफील्ड के द्वारा दी गई थी, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जीमान नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एम से शो करते हैं। अगली है जो आप लोगों का तीसरा पॉइंट है, वो आप लोगों का यह है कि यह कक्षकों के विन्यास का निर्धारण करती है, कि जो ऑर्बिटल होती है उनके कॉन्फ़िगरेशन का निर्धारण करती है। निर्धारण करने का एक फॉर्मूला दे रखा है आप लोगों का। फॉर्मूला कौन सा दे रखा है कि किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 12+1 अनुसार होती है, 12+1 सूत्र के अनुसार होती है। ये कैसे होती है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो ध्यान से समझना, अभी मैंने क्या बोली है, उपकोष आप लोगों के कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ। ये कौन हो गए आप लोगों के उपकोष हो गए। ठीक है ना। उपकोष, इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है ना। स्मॉल एल बराबर इसके लिए क्या होता है, 0, इसके लिए क्या होता है 1, इसके लिए क्या होता है 2, और इसके लिए कितना होता है 3। बिल्कुल सही बात है भाई। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। पी के लिए कितनी होती है 1, डी के लिए कितनी होती है 2, और एफ के लिए कितनी होती है 3। बात समझ में आ गई। फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, 12+1। फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, 12+1। तो चलो ठीक है, चेक करना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं एस की बात करता हूं कि एस के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है कि एस के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, क्योंकि एस की ऑर्बिटल कितनी होती है 1। पी की कितनी ऑर्बिटल होती है 3, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 6। और डी की कितनी ऑर्बिटल होती है 5, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम उसमें 10। और आप लोगों को पता है एफ की कितनी ऑर्बिटल होती है 7, और उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं 14। ये तो हम लोगों ने अब तक केवल पढ़ा है, लेकिन भर कैसे सकते हैं वो कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों का। ठीक है ना। अब तक आप लोगों ने चीज सुनी होगी, पढ़ी होगी। ठीक है ना। वो चीज जब तक किसी चीज का आपको पता नहीं है और उस चीज को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप उसमें रट्टा मार रहे हो। ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट देख लो कि एस में 2 क्यों भरते हैं, पी में 6 क्यों भरते हैं, डी में 10 क्यों भरते हैं, और एफ में 14 क्यों भरते हैं। इधर देखो कॉन्सेप्ट। देखो बात करता हूं मैं एस उपकोष, एफ सबसे एल के बारे में बात करता हूं। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी एस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई क्या लिख दूं यहां पर, 0 प्लस के क्या हो गया 1 हो गया। तो आप लोगों को पता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है आप लोगों की, या एफ एस उपकोष होता है आप लोगों का, इसके अंदर जो कक्षकों की संख्या होती है वो कितनी होती है आप लोगों की, 1 होती है। बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। अब बात करता हूं मैं पी की। तो देखो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर लिख दो पी के लिए क्या हो गया आप लोगों का 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1, तो यहां पर आप लोगों का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो आप लोगों का पी उपकोष है उसके अंदर जो आप लोगों की कक्षक होती है, ऑर्बिटल होती है, वो कितनी होती है 3। बात करता हूं मैं डी उपकोष की। तो डी उपकोष को मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है ना। क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए। बिल्कुल सही बात है। जो आप लोगों की डी उपकोष होती है उसके अंदर कक्षक ऑर्बिटल कितनी होती है 5 होती है। किससे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बात करता हूं मैं एफ की। तो एफ यहां पे लिख दो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए। इसका मतलब जो आप लोगों का एफ उपकोष होता है उसके अंदर आप लोगों की कक्षकों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। ठीक है ना। ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है 7 होती है। और पाउली नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक कक्षक में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो यहां पर 2 लिख दो। ठीक है ना। अगर 1 में आप 2 भर सकते हो तो 3 में कितने भर सकते हो 6 भर सकते हो, 5 में कितने भर सकते हो 10 भर सकते हो, और 7 में कितने भर सकते हो 14 भर सकते हो। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो अब तक जिन चीजों का आपने उसके बाद रट्टा लगा रखा था ना, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है। कोई भी अगर आप लोगों से कुछ पूछे तो आप लोगों को जवाब पता होना चाहिए कि हम किसी चीज को बोल रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। बात समझ में आ गई ना। अभी किसी ने पूछ लिया आप लोगों से कि एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, बिल्कुल आपने रट रखा है, क्या बोलोगे 1 होती है। 1 क्यों होती है भाई, ये बात तो बहुत अच्छी बात है। 1 होती है क्योंकि रट रखा है आप लोगों ने। पी में कितनी होती है 3 होती है, डी में कितनी होती है 5 होती है, एफ में कितनी होती है 7 होती है। ये तो आप लोगों ने रट रखा है,
लेकिन होती क्यों है? तो आप लोग ये बताओगे कि होती इसलिए है क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो जीमान नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, तो उसने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 2l+1। और हम जानते हैं एस सपोज के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, पी के लिए कितनी होती है? 1, बी के लिए कितनी होती है? 2 और एफ के लिए कितनी होती है? 3। जैसे फॉर्मूले के अंदर आप लोग वैल्यू रखोगे वैसे ही आप लोगों की ऑर्बिटल सामने आ जाएंगी। और हम जानते हैं पाउली नाम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, पाउली नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो एक में 2 भर सकते हैं, तो 3 में 6 भर सकते हैं, 5 में हम 10 भर सकते हैं और 7 में हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इधर देखो, क्या किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2l+ के अनुसार होती है? एक्सप्लेन कर दिया ये पॉइंट आप लोगों का, ठीक है ना। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग? ये आप लोगों को कौन सा साइंटिस्ट है? ये आप लोगों का पाउली नाम का साइंटिस्ट है कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं सभी ऑर्बिटलों की आप लोगों के लिए बता देता हूं स्मॉल m के मान। देखो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों की, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना तब मैं आप लोगों के लिए इनके जवाब दूंगा। ये सारी चीजें वहां पर काम में आएंगी, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये चारों उपकोष एस, पी, डी और एफ, इनके लिए स्मॉल m के मान बताता हूं कि इनके स्मॉल m के मान कैसे होते हैं। तो देखो एस ऑर्बिटल के लिए ये कौन हो गई आप लोगों की? एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल। इसके लिए चाहे आप लोगों का 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हमेशा वैल्यू क्या होती है आप लोगों की? 0 होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, इन चीजों को आप ध्यान से समझते चलो, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तब आप लोगों को पता होना चाहिए वहां पर सारी चीजें, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से समझ के चलो। पी की कितनी ऑर्बिटल होती है आप लोगों की? पी की ऑर्बिटल होती है आप लोगों की 3। पी की कितनी ऑर्बिटल होती है आप लोगों की? 3 होती हैं। एक तो कौन सी होती है? px, एक कौन होती है? py और एक कौन सी होती है? pz, ठीक है ना। ये इसके लिए क्या होता है? बीच में लिख दो 0, इधर लिख दो -1 और इधर लिख दो +1, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। बीच वाले के लिए क्या लिख दी? 0 लिख दी, इधर -1 इधर +1। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5 होती है। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5 ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना। 5 ऑर्बिटल, तो क्या करोगे? बीच वाली को तो 0 लिख दो, यहां पर +1 लिख दो, यहां पर +2 लिख दो, यहां पर -1 लिख दो और यहां पर क्या लिख दो? -2। बात समझ में आ गई ना। पहले शुरुआत किससे करोगे? इधर से चलोगे तो -0 फिर प्लस, ठीक है ना। उसका पॉइंट भी दे रखा है, ये दे रखा है। स्मॉल m के मान -m से 0 फिर किसकी तरफ जा रहे हैं? +m की तरफ। तो -m फिर 0 फिर किसकी तरफ जा रहे हैं? +m। बात समझ में आ गई ना। देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो आप लोगों के लिए समझा दिया, और इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि स्मॉल m के मान -m से कहां पर जाएंगे? 0 फिर किसकी तरफ जाएंगे? +m की तरफ। तो देखो -0 और प्लस, -0 और यही आप लोगों की f ऑर्बिटल में हो जाएगी। f में कितनी ऑर्बिटल होती है? 7 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये कितनी हो गई आप लोगों की? 7, ठीक है ना। बीच वाली पे आप क्या लिख दो? +0 लिख दो, यहां पर +1, यहां पर +2 और यहां पर क्या लिख दो? +3, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दो? -1, यहां पर -2 और यहां पर क्या होगा? -3। इसका मतलब ये हुआ कि पहले -m फिर क्या लिखा है आप लोगों ने? 0, फिर किसको लिखा? +m को। बात समझ में आ गई ना। सबसे पहले -m ये हो गए, फिर क्या हो गए? 0 हो गए, फिर +m, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्मॉल m के मान -m से 0 +m तक हो सकते हैं। -m से 0 +m तक हो सकते हैं। पहले माइनस की वैल्यू लिखोगे, फिर 0, फिर किसकी हो जाएगी? प्लस की वैल्यू। ये वैल्यू सब किसको शो कर रही है? स्मॉल m के मान को, क्योंकि हम कौन सी क्वांटम संख्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरी आप लोग बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगला जो आप लोगों का पॉइंट है वो आप लोगों का अगला पॉइंट ये है कि स्मॉल m का प्रत्येक मान एक कक्षक को बताता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोगों को पता है स्मॉल m का ये मान है -1, एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। ये 0 वाला भी एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है, ये +1 भी एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। मतलब स्मॉल m का प्रत्येक मान, समझना, स्मॉल m का प्रत्येक मान एक कक्षक को शो कर रहा है, एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। चाहे वो माइनस वाली है, चाहे वो 0 वाली है या प्लस वाली है, प्रत्येक आप लोगों को स्मॉल m का मान एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। सबको देख लो आप लोग। बात समझ में आ गई। और लास्ट वाला पॉइंट है आप लोगों का ये 8वें नंबर का। इसमें ये होती है कि इन सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। इसीलिए इनको हम समभ्रंश कक्षकों के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ आप लोगों का ये चुंबकीय क्वांटम संख्या भी खत्म होती है। बात समझ में आ गई ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्लियर, दिगंशी क्वांटम संख्या क्लियर, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्लियर,
प्रत्येक पॉइंट को मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करता चल रहा हूं और आप लोग समझ के ही चलो, रट्टा किसी भी चीज में मत मारो, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ानी पड़ गई तो आप लोगों को पता होना चाहिए हर एक चीज का, ठीक है ना। रट्टा किसी भी चीज को मत मारो। जो 11th क्लास आप लोगों ने मजे मजे में निकाल दी, अब वो 11th क्लास का मतलब क्या है, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूं कि सबसे ज्यादा जो आप लोगों के लैब असिस्टेंट के सिलेबस में वो 11th के टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है ना। 12th के तो बहुत ही कम टॉपिक है, ये सब टॉपिक जो पढ़ रहे हो ये 11th क्लास के हैं, लेकिन 11th क्लास तो तुम सब लोगों ने मजे मजे में निकाल दी, क्योंकि लोकल क्लास होती है ना, इसलिए मजे मजे में निकाल दी। 12th में थोड़ी बहुत आप लोगों ने मेहनत की, जब आप लोगों का बेसिक ही मजबूत नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या हुआ, बात समझ में आ गई ना। इसलिए हर एक सब्जेक्ट का आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी उस सब्जेक्ट का कोई मतलब होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं और लास्ट को ले देता हूं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो उसको भी बता देता हूं आप लोगों के लिए। चौथे नंबर की जो आप लोगों की हेडिंग है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी आप लोगों के लिए अभी बता दूंगा। चक्रण क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से शो करते हैं, ठीक है ना। चक्रण क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से शो करते हैं। ये कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ये दी गई थी आप लोगों के लिए गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ और यूलेन बैंक, गोल्ड स्मिथ और यूलेन बैंक नाम के साइंटिस्ट द्वारा आप लोगों के लिए क्वांटम संख्या दी गई थी। इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से शो करते हैं, ठीक है ना। और इस क्वांटम संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आप लोगों की, कि इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर, इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर चक्रण को दर्शाने वाली, दर्शाने वाली, दर्शाने वाली क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर चक्रण को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है आप लोगों को पता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। एक आप लोगों को कौन होता है, दक्षिणावर्त, और एक आप लोगों को कौन होता है, वामावर्त। मतलब एक क्लॉकवाइज, एक आप लोगों को कौन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगला पॉइंट हो गया आप लोगों का कि जो दक्षिणावर्त होता है आप लोगों का, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त चक्रण को, दक्षिणावर्त चक्रण को हम इससे शो करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए स्मॉल एस बराबर क्या होता है, प्लस हाफ होता है। स्मॉल एस बराबर क्या होता है, प्लस हाफ होता है। उसी तरीका से आप लोगों का जो वामावर्त चक्रण होता है, ठीक है ना, जो आप लोगों का वामावर्त चक्रण होता है, वामावर्त चक्रण मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन को हम किससे शो करते हैं, इससे शो करते हैं। और इसके लिए, इसके लिए स्मॉल एस बराबर क्या होता है, माइनस हाफ होता है। इसके लिए स्मॉल एस बराबर क्या होता है आप लोगों का, माइनस हाफ होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। कितने पॉइंट हो गए आप लोगों के, 6 पॉइंट हो गए। 7वें नंबर का आप लोगों का पॉइंट है, उसमें यह है कि एक कक्षक में, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि चौथी हेडिंग आप लोगों की वो कौन सी है, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से शो करते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये क्वांटम संख्या कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, गोल्ड स्मिथ और यूलेन बैंक। जो आप लोगों की चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, गोल्ड स्मिथ और यूलेन बैंक द्वारा, ठीक है ना। इस क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से,
चक्रण क्वांटम संख्या को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एस से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन के इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर चक्रण को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या को हम क्या बोलते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर चक्रण को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या को हम कौन सी क्वांटम संख्या बोलते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कितने तरीका से चक्रण करता है, कितने तरीका से स्पिन करता है? दो प्रकार से। एक तो कौन होता है? दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, और एक कौन होता है? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। एक तो कौन होता है आप लोगों का? दक्षिणावर्त जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और एक होता है आप लोगों का वामावर्त जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई ना कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। एक आप लोगों का दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, एक आप लोगों का वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से हो सकता है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्ती चक्रण को मतलब क्लॉकवाइज स्पिन को हम किससे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं। जो हम पहले इलेक्ट्रॉन इस तरीका से भरते हैं, ये कौन हो गया आप लोगों का? दक्षिणावर्त। और इसके लिए जो स्मॉल एस का मान होता है वो क्या होता है? प्लस हाफ होता है। खूब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है? दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। और इसके लिए स्मॉल एस बराबर क्या होता है आप लोगों का? प्लस हाफ। और जो वामावर्त चक्रण होता है उसको हम इस तरीका से शो करते हैं, और इसके लिए एस बराबर क्या होता है? माइनस हाफ होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? और इस चीज को तो हम जानते हैं कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात कौन से साइंटिस्ट ने बोली थी? पाउली नाम के साइंटिस्ट ने, कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक आप लोगों का दक्षिणावर्त, एक आप लोगों का वामावर्त। मतलब एक आप लोगों का क्लॉकवाइज, एक आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज। इस क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू कितनी होती है? प्लस हाफ। और इस एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ। ठीक है ना? और इसी के साथ आप लोगों की ये चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर भी खत्म होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए क्वांटम संख्या की क्या डेफिनेशन होती है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, और क्वांटम संख्या कौन कौन से साइंटिस्टों द्वारा दी गई थी, एक बार फिर से बता देता हूं। मुख्य क्वांटम संख्या बोर नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। दिगंशी क्वांटम संख्या सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। चुंबकीय क्वांटम संख्या जीमान नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। और चक्रण क्वांटम संख्या गोल्डस्मिथ यूलन बैंक नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो एक एक पॉइंट उनका मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके बताया। काफी चीजों का बहुत दिनों से रट्टा मार रहे थे, आज इस लेक्चर में मैंने उन कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब किसी के सामने भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आप लोगों से कुछ पूछे तो बिल्कुल उसका आप लोग जवाब दो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना? तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना? क्वांटम संख्या खत्म हो गई। अगले लेक्चर में क्वांटम संख्या के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा, और बिल्कुल उन सभी क्वेश्चनों के लिए ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक बताने के बाद सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों के सामने, और उसके बाद सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, ठीक है ना? फिर मैं बताता चलूंगा, आप अपने मिलान करते चलना कि आपने सही किया है या गलत किया है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ आप लोग बने रहिए, जितने भी फ्रेंड हैं उनको जोड़िए आप लोग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।